नमस्कार, मैं हूं कैलाश लालवानी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। शख्सियत के आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं शहडोल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल कुशाभाऊ ठाकरे के सिविल सर्जन डॉक्टर परिहार से। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। कोरोना का काल और उसके बाद का ये समय, सेवा काल के करीब 7 महीने आपने यहाँ पर सर बिताए। हालांकि देखा जाए तो उसके पहले भी आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो 2 महीने आप छुट्टी पर थे, अवकाश पर थे, उसके बाद आए और बड़ी चुनौती भरा समय था सर ये आपका यहाँ पर। जब आपकी नियुक्ति हुई यहाँ पर तो उस समय शासन ने आपको खासकर यहाँ पर भेजा था और बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, नवजात बच्चों की। कैसा उसके बाद का समय था सर, कैसे उन चुनौतियों से आपने सामना किया? देखिए, ये जो भी घटनाएं हुई, बच्चों की मौत का मामला उठा, उसकी जांच हुई, सब चीज़ें हैं, वो एक अलग विषय है। और शासन ने तत्काल में तत्कालीन सीएमएचओ सिविल सर्जन को बदलने का निर्णय लिया और 8 दिसंबर को मुझे सिविल सर्जन बनाया गया जी। और मुझे आदेश 11 तारीख को मिला, 10 तारीख को, और मैंने 11 दिसंबर को ज्वाइन किया था। तो 11 दिसंबर को जब ज्वाइन किया था तो पूरा माहौल जो है बच्चों के और उसमें सब था। हम उस काम में लग गए कि उसके कारण ढूंढने लगे कि हम उनकी व्यवस्थाओं को कैसे सुधारें, और उसी में समय ज़्यादातर बीता कि जो कारण थे उन कारण को हम कैसे दूर करें, उसका एनालिसिस में हम लगे रहे। जी 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 सर, आपकी नियुक्ति के समय एक बहुत सब लोगों के मन में सवाल था कि डॉक्टर साहब की नियुक्ति हो गई, काफ़ी एक बड़ा खेमा था। जो सबसे बड़ा सवाल मतलब ये रहता है कि बाहर के लोग तो संतुष्ट थे, वहाँ जो अस्पताल में मरीज आ रहे हैं उनको ऐसी शिकायतें नहीं थी, लेकिन एक बड़ा डॉक्टरों का खेमा और एक खेमा साथ में भी था। क्या आपको लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा था? ये देखिए, इसमें मैं, चूँकि सारे चिकित्सक मेरे अपने भाई हैं, किसी के मन में कुछ रहा होगा, मुझे भी कुछ उसका जानकारी नहीं थी कि ऐसा क्यों हुआ। पर व्यक्तिगत उसमें 2-3 लोगों का ही मुख्य रोल था कि जिन्होंने और चिकित्सकों को डेंटल और इसके नाम पे भ्रमित किया, और जैसा भी किया तो लोग मजबूरी में या कैसे भी साथ गए। खैर, अगर चिकित्सकों का एक वर्ग, क्या पूरा ही वर्ग, ऐसा लगता था कि वो मेरी नियुक्ति से प्रसन्न नहीं है, तो मैंने 24 तारीख से 24 दिसंबर से मैं अवकाश पर चला गया कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ और फिर शासन को जैसा निर्णय हो तो ले। उसके पश्चात मैं 1 हफ्ता छुट्टी पे रहा, 15 दिन रहा। फिर मुझे लगा कि मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए, थोड़ा और वक्त मैं दूँ कि भाई शासन कोई निर्णय ले ले। जी जी, जैसा भी चिकित्सकों की मांग है या जिसको बनना चाह रहे हैं वो जाके अपनी नियुक्ति करा लें। तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, न ही मैं बना था कि मुझे बनाया जाए। शासन ने बना दिया था, चूँकि सीनियरिटी के हिसाब से मैं ही था, कोई ऑप्शन नहीं था शासन के पास, इसलिए मुझे बनाया गया। ऐसा नहीं कि कोई नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई हो। शासन के पास पूरी लिस्ट जाती है, जब किसी को हटाता है, किसी को बनाना है, तो जिला चिकित्सालय में इस्टेब्लिशमेंट से लिस्ट जाती है कि आप सीनियर स्पेशलिस्ट कौन है सीनियर में। जी जी। तो डॉक्टर डीके सिंह मुझसे सीनियर थे उस समय, जो कि पर उनके ऊपर डी चल रही थी, उनके ऊपर केस चल रहा था, इसलिए उनको शासन ने नहीं बना के मुझे नियुक्ति दे दी। तो शासन का आदेश था, इसलिए मैंने ज्वाइन किया। इस मामले में कुछ लोगों ने कोर्ट की शरण भी ली थी। हाँ, तत्कालीन सिविल सर्जन ने कोर्ट भी गए, कोर्ट ने भी मुकदमा खारिज कर दिया, क्योंकि कोई नियम विरुद्ध कुछ था नहीं शासन का, तो उन्होंने भी नियुक्त किया। अभी दोबारा भी उन्होंने मुकदमा लगाया था, जिसका निर्णय कल ही आया है। वो भी सरकार को उन्होंने निर्देशित कर दिया है कि इनके आवेदन सुने और उचित निर्णय लें। अब लगभग ये लोग काफ़ी लोग अब मान चुके हैं कि हाँ डॉक्टर साहब सिविल सर्जन है। अब लोगों के मन में जहाँ तक ये बातें थी कि रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसा है, ये है, तो काफ़ी धीरे धीरे जो तस्वीर थी जो या फिर जो तस्वीर बनाई गई थी गलत रूप से, धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही है। हम बात करेंगे अस्पताल की सर। संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर लगातार कुछ न कुछ बातें आती रहती हैं, चाहे बायोमेडिकल वेस्ट वाली बात हो, लोगों को कितनी भी आप दवाइयाँ कर लें तो कुछ न कुछ कमियाँ, कुछ न कुछ शिकायतें लोगों की रहती हैं। लेकिन खासकर एक शिकायत जो रहती है, अमूमन हमारे दर्शकों की भी ये शिकायत रहती होगी कि जो अस्पताल में डॉक्टर हैं, वो खास शहडोल की भी बात नहीं है, ये लगभग पूरे मध्य प्रदेश की बात है कि वो निजी प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोगों की ये शिकायत रहती है अमूमन लगभग डॉक्टरों से। आप उनके मुखिया हैं यहाँ के, तो इस संदर्भ में कुछ बताएंगे? देखिए, आपने 2-3 चीज़ें एक साथ पूछी। मैं
आपको बताऊं कि जिला चिकित्सालय चूँकि शहडोल संभाग है आज, जी, जी। और लोग एक डेवलपिंग संभाग है, और एकदम से यहाँ सारी नई-नई चीज़ें आ रही हैं, कोल माइन्स आ रही हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। हुँ, दूसरा, मेडिकल कॉलेज भी यहाँ खुल गया है जो अभी फंक्शनिंग नहीं है। बिल्कुल। अब सवाल ये था कि जब मेडिकल कॉलेज खुल गया है और उसका अस्पताल चालू नहीं है, तो जो मरीज रेफर हो रहे हैं उमरिया से, अनूपपुर से, बिल्कुल, डिंडौरी से डिंडोरी से भी आते और हैं। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से, जी, जी। तो संभाग के 3 जिले और छत्तीसगढ़ का 1 जिला और जबलपुर का डिंडौरी जिला, इतने लोगों के मरीज यहाँ आते हैं। जिला अस्पताल की क्षमता, हमारा 300 बेड का अस्पताल स्वीकृत है। 300 बेड की क्षमता के विपरीत यहाँ डबल ऑक्यूपेंसी बेड रहते हैं, 600 मरीज भर्ती होते हैं, बिस्तर नहीं होते हैं, हम जगह उनको फ्लोर न लगे तो पलंग लगा रहे हैं, जैसी भी व्यवस्था बन पा रही है गद्दे दे रहे हैं, पर हम किसी भी मरीज को बिना इलाज के नहीं लौटाते हैं। हुँ, चिकित्सकों की कमी जिला अस्पताल में है, नो डाउट। हमारे सभी विभागों में चिकित्सक की कमी है, खासकर गायनिकोलॉजिस्ट हमारे जिला अस्पताल में एक है, और एक गायनी के डॉक्टर से हम कितने सीजर ऑपरेशन कराएंगे। मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं कि हमारे यहाँ 200 से 250 सीजर महीने में होते हैं, जी, जी, जी। है ना, और 500-600 करीब डिलीवरीज होती हैं। हाँ, एक डॉक्टर के बस की बात नहीं है 700-800 सर। वो एक डॉक्टर नहीं कर सकती, और डॉक्टर की ड्यूटी 3 शिफ्टों में चलती है। जी, जी। सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक, फिर दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक, और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक एक डॉक्टर है। 3 शिफ्ट में इधर इमरजेंसी बिल्कुल। इस बिल्डिंग में, और उधर मैटरनिटी विंग में हमको 2 डॉक्टर 24 घंटे लगते हैं, तो 2 इधर 2 इधर। इस प्रकार से इमरजेंसी ड्यूटी करना आवश्यक है। जैसे कोई विषय है जिसमें एक ही डॉक्टर है मेडिसिन वाला, जी, तो अब जी। क्या करें, उसको इमरजेंसी भी कराना है, उसको ओपीडी भी बिठाना है, उसको वार्ड का राउंड भी लेना है और कॉल में भी आना है, तो ये कैसे मैनेज करें। पर इन सब विपरीत परिस्थितियों में भी हम मरीजों को एक बेहतर सुविधाएं दे रही हैं। किसी भी मरीज को, मैंने आपको बताया कि पिछले, जब से मैंने फरवरी से मैं जी, अपना जी, कार्यकाल मानूंगा, दिसंबर में पहले ज्वाइन किया था, फिर मैं छुट्टी चला गया था, हुँ, मैंने 2 फरवरी से यहाँ ज्वाइन किया। सर हमारे पास तब आंकड़े से करीब 1.25 सवा लाख के आसपास लोग के मरीज हैं जो ओपीडी में आए फरवरी हैं। से लेके सितंबर तक में आए। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इतने मरीजों लोड को बहुत। लोड देख के इलाज देना, दवाइयाँ देना, इक्का दुक्का शिकायतें, देखिए इस भीड़ में सबको बिल्कुल, संतुष्ट नहीं संतुष्ट किया नहीं जा किया जा सकता। सकता है। कुछ ना कुछ, कभी स्टाफ का व्यवहार, कभी चिकित्सक ना मिलना, कभी ये सारी शिकायतें आती रहती हैं, और मैं उसमें लगा रहता हूँ कि हम मरीजों को कितनी बेहतर सेवाएं दे सकें, चाहे इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। जहाँ तक मैटरनिटी का सवाल है, तो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक 3 दिन काम करते रहे हैं अभी तक, क्योंकि मेडिकल कॉलेज वाले, अपना एमओयू था उनका कि 3 दिन जिला चिकित्सालय काम जी, जी। करेंगे, 3 दिन हमारे मेडिकल कॉलेज के करेंगे। तो 3 दिन वो कर गए, उनके पास 10 डॉक्टर थे इसमें गायनी में, सभी विभाग में पर्याप्त डॉक्टर थे, तो उनके 3 दिन तो आसानी से निकल जाते थे, मगर जो बाकी के 3 दिन बचते थे, तो अब गायनी में हमारे पास एक डॉक्टर है, तो हम एक डॉक्टर से 24 घंटे 24x7 कैसे काम करा सकते हैं। तो हमको शिफ्ट वाइज ड्यूटी, कभी आरती तामकार लेडी डॉक्टर है, भले वो ये आई स्पेशलिस्ट है, पर उनको हम मैटरनिटी में काम ले रहे हैं। ईएनटी वाली रेखा कारकू है, उनको भी हम मैटरनिटी की ड्यूटी कराते हैं। तो वो बाकी इलाज तो कर लेते हैं सामान्य, मगर जब सीजर करना होता है तो फिर दिक्कतें आती हैं, तो हम किसको बुलाएं। तो शासन के नियम है कि आप आउटसोर्स करिए, किसी भी माता को जो है दिक्कत नहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके सीजर किसी भी रूप में कराया जाए। तो हम आउटसोर्स में जो चिकित्सक यहाँ प्राइवेट में उपलब्ध हैं, और जो उस समय उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल। दिन में तो सब तैयार हो जाते हैं आने जी, को, जी, जी, जी। मगर रात के 9 के बाद कोई तैयार नहीं होता है आने को, कि हमको हाँ, बुलाया जाए रात प्रसव को। का नहीं, कोई समय तो होता हाँ, नहीं है, कब दर्द कब उठेगा। सीजर जरूरत जी, पड़ गई, जी। रात को 2 बजे, रात को 2:30 बजे, तो ऐसे चिकित्सक जो रात को भी बेचारे आते हैं, बिल्कुल। तो वो निश्चित रूप से वो बेचारे कुल मिला के आके देखा काम जाए करते सर, हैं। तो चिकित्सकों की कमी के कारण ही हाँ। अस्पताल की में जो मरीजों की शिकायतें आए, चाहे जी। प्राइवेट की अपन बात करें, जी, जी। तो उनकी खुद की भी लाइफ होती है डॉक्टरों की, बिल्कुल, उनको खुद का इंसान ही है, जीवन भी कितना जीना है कितना और जी, काम जी। करेंगे, उसमें कोई दो मत नहीं है। मगर मैं चाहता हूँ, मेरा सभी चिकित्सकों को, जो पहले जो आपने क्वेश्चन रखा था, सारे चिकित्सक 90 मतलब 98% तो सब अच्छे चिकित्सक सब समझ गए हैं। जी, 1-2% जिनको नहीं समझना है, वो उनका अपना अलग आउटलुक है। मेरे लिए सब बराबर है, मेरे जी, चिकित्सक सब भाई हैं। किसी के प्रति मेरे मन में कोई दुराव व्यवहार नहीं है। मुझसे जो मदद हो करने को तैयार रहता हूँ। आपको क्या सामान चाहिए, जी, जी। ये चाहिए, कहीं से भी ला के देंगे, कोई भी व्यवस्था करेंगे। पर आपने अगर हमसे मांगा है कि हमें ये दवाई चाहिए, ऑपरेशन के लिए ये इंजेक्शन चाहिए, हम कहीं से भी ला के उनको देते हैं। तो इसलिए कोई चिकित्सा कोई कमी नहीं है
कि हमको ये सामान नहीं मिल रहा है या सिविल सर्जन हमारा सहयोग नहीं करते हैं। जी, जी। हम चिकित्सक के सहयोग, स्टाफ के सहयोग के लिए हैं कि हम मरीजों को बेहतर सुविधाएं दे पाएँ। हुँ, मरीज के लिए हम हमसे जो बेहतर होगा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप देखे होंगे कि कोविड काल था, जब उसके जैसा फरवरी में मैंने ज्वाइन किया, बिल्कुल, मार्च से मार्च कोविड से। चालू हो गया जी। और मार्च के कोविड में जब मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था में हम लोग लगे हाँ, और ऑक्सीजन की कमी हुई, बिल्कुल। तो ऑक्सीजन कैसे हम लोगों ने मैनेज किया? रात को 3:30 बजे मैं 150 सिलेंडर जिला अस्पताल से लाद के कैसे ले गया हूँ, ना कोई लेबर है ना कुछ है, क्योंकि वहाँ पे स्थिति ऐसी हो गई थी कि 350 बिल लोग खत्म हो जाते अगर हम ऑक्सीजन जिला जी, जी। अस्पताल से नहीं पहुँचाते। तो 150 सिलेंडर हमने वहाँ रात में पहुँचाया, जम्बो सिलेंडर, क्योंकि वहाँ का कब आएगा टैंकर, क्या होगा, हाँ, या हाँ। तो एलपीएम अभी खत्म हुआ जा रहा है। तो वो स्थिति भी हमने देखी। दूसरे दिन, तीसरे दिन फिर ऑक्सीजन खत्म हो गई, तो जिला अस्पताल में हमको ऑक्सीजन की इतनी आवश्यकता एसएनसीयू, पीआईसीयू में और कोविड आईसीयू में थी। कोविड आई के मरीज भर्ती नहीं हो रहे थे उस टाइम जी, मार्च में, जी। मगर ऑक्सीजन हम 24 घंटे हमें चाहिए वहाँ पे हुँ, एसएनसीयू में बच्चों के लिए। अगर हम अपने सारे सिलेंडर दे देते, हम एसएनसीयू को भी बचा के रख रहे हैं, पर हमको लग रहा था कि हमारे भी सिलेंडर खत्म हो जाएंगे ऑक्सीजन, तो हम एसएनसीयू को कैसे करेंगे? तो उसको कितने तरीके से मैनेज किया हमने, रात रात भर नहीं सोए हैं 2-3 महीने, और हमने मैनेज किया। फिर उसके बाद अप्रैल में सारे बेड फुल हो गए बिल्कुल, बिल्कुल। मेडिकल कॉलेज में, तो प्राइवेट अस्पतालों को चालू किया। उनके पास जगह है, मरीजों को बचाना है, तो सारे अस्पतालों में 10-10, 20-20 बेड की सुविधाएं कराई गई कि भाई मरीज हमारे कहीं इलाज तो मिले उनको। ये परमिशन और मिशन ये पता नहीं क्या हुँ, हुँ, हुँ। नियम में है कि नहीं है, वो तो उस समय नहीं देखा गया। जी, जी, उस समय तो ऑफिसर महत्व था लगा जान कि हम बचाना। जान बचाना, तो जी, उनको चालू किया गया। जब वहाँ भी जगह भर गई तो अब क्या होगा? तो फिर हमने जिला अस्पताल में, मैं गर्व से कहता हूँ कि जिला अस्पताल में हमने कोविड वार्ड चालू किए। हुँ, तो 45 बेड के हमने कोविड वार्ड चालू किए, जिसमें से 20 बेड का कोविड वार्ड, 10 बेड का कोविड आईसीयू और 20 बेड की मैटरनिटी हमने कोविड वार्ड चालू किए। और कितने मरीज भर्ती हुए? 160 कोविड के मरीज हमने वहाँ हुँ, कोविड वार्ड में भर्ती हुए। 88 लोग वहाँ भर्ती हुए इन 1 महीने में। 88 कोविड पॉजिटिव लोग आईसीयू में, और 68 डिलीवरीज कराई कोविड पॉजिटिव मरीजों की, हुँ, हुँ। जिसमें से 33 सीजर हुए और बाकी के नॉर्मल डिलीवरी हुई। तो जान जोखिम में रखकर कोविड मरीजों की डिलीवरी कराई गई, कोविड मरीजों का ऑपरेशन किया गया, कोविड मरीजों का मेडिकली ट्रीटमेंट किया गया, और ऑक्सीजन की कमी हमने जिला चिकित्सालय में एक भी नहीं आने दी। ये हमारी एक उपलब्धि थी कि हमने जिला अस्पताल में भी कोविड के मरीजों को देखा और कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। ये एक हमारी एक उपलब्धि कह सकते हैं। और उसके बाद फिर जिला अस्पताल के बेहतरी के लिए काम करने का अवसर मई से थोड़ा बहुत चालू हुआ। बिल्कुल। जब कुछ घटने लगे मरीज, तो सबसे पहले एक सीटी स्कैन मशीन, जो ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा, कि हम जिला अस्पताल में कोई संभाग में नहीं है सीटी स्कैन मशीन, बड़ी तो मात्रा में लोगों को 7 सुविधा मई भी को मिल रही है उसमें। हमने 7 मई को हमने सीटी स्कैन मशीन चालू की। और एक उसके बाद एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की कि 101 प्रकार की निःशुल्क जांचें फ्री, जो आपकी थायराइड, डी डाइमर, ये वो जो कोविड के टाइम पे 5-5 जी। हज़ार, 20-20 हज़ार लोगों के लगे हुए हैं डी डाइमर और ये सीआरपी वगैरह जांच करने में। तो आपको वो जांचें सब जिला अस्पताल में उपलब्ध हो गई। 24 मई से सारी जांचें फ्री हैं। डायलिसिस की भी कुछ मशीनें और आई हुई हैं, डायलिसिस 5-6 में जब मशीनें मैंने हैं। ज्वाइन किया था तो 2 मशीनें थी, एक बिगड़ी थी, एक थी, उसको बनवाया। फिर उसके बाद एक मशीन डोनेट कराई गई, और उसके बाद फिर चौथी मशीन शासन से बुलवाई, तो 4 मशीनें हो गई थी हमारी। और 4 मशीनों में डायलिसिस हमारी करीब 1200-1300 लोगों की डायलिसिस हो चुकी है अभी तक मेरे समय में। और 5वीं मशीन भी अभी 16 तारीख से हमने चालू कर दी। तो इस प्रकार से आज की डेट में हमारे पास 5 डायलिसिस मशीन है और डायलिसिस सुचारू चल रही है, लोगों को भटकना नहीं पड़ रहा है। एक समस्या ज़रूर है कि जो हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मरीज हैं, जी। हेपेटाइटिस सी है जिनको, उनका डायलिसिस शासन के निर्देश हैं कि वो इन मशीनों पे, जिससे इन्फेक्शन ना फैल जाए दूसरे मरीजों को, उसको अस्पताल में नहीं करना है, उसके लिए मेडिकल कॉलेज रेफर करना है। तो वो एक लिमिटेड मरीज हैं, पर हैं तो 10-15 मरीज हैं। सर, जैसे आपने बताया, चाहे डायलिसिस मशीनों की बात हो, एक की जगह 6 मशीनें हो गई, जी, सिटी स्कैन की सुविधा मिल गई और भी जांचें फ्री में होने लगी, जी। अस्पताल में वार्ड बढ़ गए, हाँ। लोगों को सुविधाएं मिली हैं, इसमें कोई दो हाँ। राय नहीं है। लेकिन बाहर जो तस्वीर निकल के आती है कि डॉक्टर परिहार बड़े नेता हैं या फिर डॉक्टर साहब अच्छे इनके सोर्सेस हैं और ये बैकडोर से आके बैठ गए, मतलब जो छवि बाहर आई, अच्छा। चाहे
बायोमेडिकल वेस्ट की अपन बात करें तो जी। पहले से ही ढेर लगा था, हाँ। इसमें कोई दो राय नहीं। नगर पालिका को पहले पत्र लिखे गए थे, वरिष्ठ अधिकारियों ने लिखे थे, लेकिन वो मामला अभी उठ कर आया। जी। चाहे कोरोना के समय की बात हो, रेमडेसिविर की बात हो, मतलब ऐसा लगता है कि विवादों से आपका नाता तो रहा या विवाद आपके आसपास घूमते ही रहते आस-पास हैं। विवाद घूमते हैं, क्योंकि कुछ मित्रों के हमेशा आपके, जब आप कहीं कुछ काम करने जाते हैं तो 10 लोग आपके विरोधी होते हैं, और जी। मुझे तो ये कहने में कि इन्हीं चीज़ों से शक्ति मिलती है आपको जी। काम करने की। ठीक है, आप मीडिया हैं, पब्लिक हैं, कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो जिनको ये चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप चाहे दूसरे मीडिया हो, और पहुंचाते वही लोग हैं, तो उनको लगता है कि हम ऐसा कर देंगे तो शायद ऐसा हो जाएगा। कुछ तथ्य रहते हैं, कुछ बिना तथ्यों की बात होती है। आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मेरे खिलाफ जब ये चीजें आ रही हैं तो मैं भी कुछ करूं? आप तो अपनी गति से अपने काम में नहीं, लगे रहे मैं और कभी भी न उन किसी चीजों के का खंडन खिलाफ किया आपने। मैं कभी किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। जब 1-2 बातें जो आई तो मैंने प्रेस के माध्यम से, जो सरकार का नियम है कि आप जनसंपर्क में अपनी विज्ञप्ति दे दें, जो स्थिति है वो जारी कर दें, तो 1-2 बार मैंने पत्र लिखे। तो उसमें सत्य की वस्तु स्थिति क्या है, मान लीजिए आपने छापा, आपको कहीं से सोर्स से मिली कोई चीज़ें, तो उसमें वस्तु स्थिति सही क्या है, ये मेरा बताने का काम है। आपने छापा, अच्छा किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर वस्तु स्थिति बताना मेरा काम है, क्योंकि हो सकता है कि कोई चीज़ सही है, कोई चीज़ गलत है। जहाँ तक रेमडेसिविर का सवाल है, तो रेमडेसिविर एक ऐसा खौफ था उस समय, और ऐसी बातें थी कि मतलब रेमडेसिविर मिल जाएगा तो हम बच जाएंगे, बिल्कुल। ठीक है ना। तो रेमडेसिविर कहीं मिल नहीं रहा था। आप ये सोचिए कि मार्च में मैं पॉजिटिव हुआ, और मार्च में पॉजिटिव आने के बाद मैं वर्क फ्रॉम होम में चला गया। तब भी हमारे मित्र लोग आपके माध्यम से खबरें छापते रहे कि कोरोना पॉजिटिव है, फिर भी घर से ऑफिस चल रहा है। तो ऑफिस चलाना मेरा कर्तव्य था कि मुझे घर से काम करने, शासन के द्वारा कि आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, अपने को बचाइए, दूसरों को इन्फेक्शन ना फैले। तो हम तो दूसरों को बचा रहे थे कि हमारे कारण दूसरे ना इन्फेक्ट हो, और सरकार का, अस्पताल का काम भी चलता रहे। तो वो भी काम कोरोना पॉजिटिव होते भी किया हमने। और रेमडेसिविर की जहाँ तक बात थी, तो अप्रैल में मेरी वाइफ सीरियस हुई, और उस समय रेमडेसिविर की बहुत मारामारी थी। शेहडोल में तो था ही नहीं रेमडेसिविर, तो मुझे कहाँ से अरेंज करना पड़ा, मैंने जबलपुर से अरेंज किया अपने संपर्कों के माध्यम से। तब तो यहाँ आई ही नहीं थी कहीं रेमडेसिविर। आज की शाम की शुरुआत करते हैं, और शाम की शुरुआत ही होने वाली है धमाकेदार। बनूंगी। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं पहुंचाऊंगा मिर्जापुर के कार्टेज दुनिया भर में। आई एम अ माउंट लिटरन। मैं बनाऊंगी इंडिया में गूगल। आई एम अ माउंट लिटरन। माउंट लिटरेसी स्कूल, जहां बच्चे बने जो वो बनना चाहे। इंटरैक्टिव लर्निंग, कम्युनिटी कनेक्ट, डिजिटल सिटीजनशिप और जी लर्न का भरोसा। अवॉर्डेड इंडिया की नंबर 1 स्कूल चेन ऑफ द ईयर। 15 मई 1985 को आपकी ज्वाइनिंग हुई थी जी। इंदौर से। आप शहडोल जिले में आए, उस समय उमरिया जो था तो अखंडित जिला था, मतलब एक ब्लॉक था वहाँ का, तहसील, और आपने वहाँ ज्वाइन किया था। जी। तब से लेकर अब तक 36 साल हो गए। जी। इन 36 सालों में ये बीते 7 महीने छोड़ दिए जाए, फरवरी या लगभग 1 साल का कार्य छोड़ दिया जाए समय, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक साल में जितनी आपने सुर्खियां बटोरी, जितने लोग आपको जानने लगे, भले किस भावना से किसी ने भी कुछ किया, लेकिन आपका जो नाम हुआ, आपकी जो ख्याति हुई, वो बीते 35 सालों में नहीं हुई जो अभी आपको मिली है। वो जो ये ख्याति दूसरे तरीके से मिली। मेरी ख्याति अपने नेचर से, व्यवहार से यहाँ की सब जनता मुझे जानती है, इसलिए आपने देखा होगा कि पब्लिक में कोई भी नेगेटिव चीज़ नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरी शहडोल की पब्लिक मुझसे हेट करे, नाराज़ हो कि अरे ये ठीक है डॉक्टर ऐसा मिल गया, जबकि
ये मेरी कमाई है। और बाकी ये मित्रों की और मीडिया में उनके द्वारा फैलाई गई चीज़ें हैं, जो ख्याति मिलती है उसमें भी अच्छाइयाँ होती हैं। आप लगभग लोग 25 सालों से हैं सर यहाँ पर। हाँ जी। उसके पहले 10 साल आप उमरिया में थे। जी। और बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि बेसिक आप इंदौर से रहने वाले हैं। जो मित्र होंगे या जो पुराने लोग आपके साथ के हैं वो जानते हैं कि आप बेसिकली इंदौर से हैं। हाँ इंदौर में रहने के बाद इंदौर में आपका जन्म हुआ, वहीं आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर आप उमरिया आ गए। जी। मतलब हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं जो आपको सिविल सर्जन के रूप में जानते जी। हैं कि डॉक्टर साहब सिविल सर्जन हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ये जानते हैं कि दंत चिकित्सक हैं। जी। आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई, आपने कैसे ये ज्वाइनिंग की और कैसे सिविल सर्जन के पद तक का सफ़र तय किया, इस बारे में कुछ बताएं। देखिए, जहाँ तक आपकी पहचान एज ए सिविल सर्जन नहीं हो सकती, मैं इसको गलत मानता हूँ कि अगर जो लोग सोचते हैं कि एक मैं CMHO बन गया या मैं सिविल सर्जन बन गया तो मेरी एक पहचान हो गई, वो गलत सोचते हैं। एक चिकित्सक की पहचान उसके प्रोफेशन से होती है। मैं अपनी पहचान में अपने सब्जेक्ट के कारण मेरी पहचान हुई कि मैं एक दंत रोग विशेषज्ञ था और मैंने अपने प्रोफेशन में एक ईमानदारी से काम किया, तो पूरे संभाग के लोग मुझे जानते हैं एज ए मेरे प्रोफेशन कारण कि एक हमारे दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर परिहार है। दूसरा, कुछ सामाजिक संगठनों से मैं जुड़ा रहा और समाज के रूप में काम करता रहा, उस रूप में जानते हैं। मैं एज ए सिविल सर्जन, तो मुझे लगता है कि मैं जो आप जिसको तारीफ़ कह रहे हैं, मैं डिफेमेशन ही मेरा ज़्यादा हुआ और मुझे लग रहा था कि मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा था, ये क्यों बन गया, क्यों टेंशन वाली हाँ, जिंदगी है। क्यों लोग इतना एकदम से हाईलाइट कर दिए कि ऐसा क्या हो गया, जबकि जी। एक अस्पताल को चलाने मरीजों की, वो भी एक सेवा भावना का ही काम है कि आप मरीजों को कैसे बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं। मेरा फोकस उन्हीं पे रहता है। आप मीडिया में क्या छप रहा है या मेरे लोग क्या कह रहे हैं, शासन ने आदेश किया है तो मैं काम कर रहा हूँ। जब कह देगा कि दूसरा करेगा, दूसरा करे, मैं कभी ये सब नहीं करने वाला कि मैं कोर्ट जाऊँगा या मैं लोगों को इकट्ठा करूँगा कि मुझे बनाया जाए। ये मैं आज लिख के आपके सामने ही मैं इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूँ कि जिस दिन आपको लगे कि आप बेहतर काम नहीं कर रहे हैं, ये इस्तीफ़ा आप ही पहुँचा देना। ये मेरी उपलब्धि है कि मैं जो काम करना चाहता हूँ अपनी ईमानदारी से करना चाहता हूँ और बेहतरी के लिए करना चाहता हूँ। मैं कोई कुर्सी पकड़ने के लिए मैंने कोई अप्रोच करके सिविल सर्जन नहीं बना। परिस्थितियों ने, शासन ने बनाया है, जनता का प्यार, यहाँ के लोगों ने को लगा कि ये काम कर सकते हैं, उन्होंने बनाया है। मुझसे जब तक बेहतर बनेगा मैं करूँगा, नहीं बनेगा तो आप लोग दूसरे को बैठा दीजिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रोफेशन है, मैं अपने में खुश हूँ। जी जी बिल्कुल। और जहाँ तक आपने पूछा सफ़र, तो मैं इंदौर में, मेरा बर्थ प्लेस इंदौर है, तो मेरी जन्मभूमि इंदौर है, मुझे उसको बहुत लगाव है, पर मेरी कर्मभूमि शहडोल है। तो मेरे जीवन के दो पहलू हैं, एक जन्म स्थल, एक कर्म स्थल। तो मैं कर्म स्थल ही मेरा डेस्टिनी मैं अपनी मानता हूँ। मैं इंदौर में पैदा हूँ, मैं शहडोल क्यों आया? मैं कभी नहीं आना चाहता था। मैं उमरिया मेरी पोस्टिंग हुई, मैं 3-4 साल आया ही नहीं। मैं इंदौर में रहता था कि मैं वहीं चला जाऊँ, तो परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि शायद विधाता को यही लिखा था कि नहीं, तुमको तो वहीं रहना है, तो मैं उमरिया आ गया। उमरिया से भी मैं वापस इंदौर, उज्जैन जाना चाहता था, तो नहीं गया। और जब ट्रांसफ़र, मुझे जिला चिकित्सालय जाना था, मैंने कहा तहसील में बहुत रह ली, तो जिला चिकित्सालय जाना था, तो शासन ने वहाँ की बजाय मुझे शहडोल कर दिया, तो मैं शहडोल आ गया। मेरी ये सब डेस्टिनी है मेरी, ना मैंने यहाँ के लिए प्रयास किया कि मुझे शहडोल जिला चिकित्सालय मिल जाए। मैं तो उज्जैन जाना चाहता था, इंदौर जाना चाहता था। तो इस तरह से आपके हाथ में कुछ नहीं है, मैं ये सोचता हूँ। करने वाला सब ऊपर वाला है, और ये डेस्टिनी चलती है, ये ऊपर वाले ने तय किया है कि आपको क्या काम करना है। मैं अपने आप को तोगम खा समझूंगा, ऐसा ये भूल किसी को भी नहीं करना चाहिए। सर ये सिविल सर्जन बने 1 साल हुआ है, उसके बाद तो सब चीज़ें हैं सामने आई, लेकिन उसके पहले भी एक 2009 का और 10 का एक पीरियड था जी। जब आप दंत चिकित्सक थे यहाँ पर। जी जी और उस समय शायद मोदी सरकार भी नहीं थी और भाजपा सरकार का वो जो स्वच्छ भारत अभियान जो है तो वो भी नहीं था। जी जी और एक अभियान वहाँ पर चला था जो पहले अस्पताल में लोग आते थे, अस्पताल में गंध आती थी अंदर और लगता था कि यहाँ सरकारी अस्पताल है, घुस के समझ में आता था। 2009 के बाद भली शुरुआत आपने की, सभी चिकित्सकों ने उसमें सहयोग किया, आम लोगों ने सहयोग किया, एक स्वच्छ भारत अस्पताल का, स्वच्छ शहडोल का एक सपना शुरू हुआ था और काफ़ी उस समय आपका भी नाम हुआ था, आपकी पूरी टीम का नाम हुआ था। कैसा था वो काल में, सब कैसे आपने सोचा उसको और कैसे अस्पताल सफल देखिए, हुआ? 2009 में मुझे लगा, जब मैं अस्पताल में चीफ का ही होता था और यहाँ टाइल्स वगैरह नहीं थी और सिर्फ 9 लोग काम करते थे, सरकारी कर्मचारी, सफाई वाले।
इतने बड़े अस्पताल में। तो जब हम जाते थे तो वार्डों में घुसने की जगह नहीं होती, कॉरिडोर में ही गंदगी पड़ी होती थी। लेटरिन बाथरूम मरीजों के परिजन और मरीज वहीं कर देते। तो ये एक बड़ा मतलब ये बहुत ही पीड़ादायक स्थिति थी उस टाइम कि हम इसको कैसे ठीक करें। तो मुझे मेरे मन में आया कि मुझे इस और अपना काम करना चाहिए। जी और मैं जिला चिकित्सालय का आरएमओ 2009 में बना। तो मुझे लगा कि हम स्वच्छता में ही काम करें, इसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले मैंने अपने स्टाफ को, जो आरएमओ का काम क्लास 3 क्लास 2 मैनेजमेंट रहता है अस्पताल के उनका, तो सबसे पहले तो मैं उनकी अटेंडेंस हाजिरी कि भाई ठीक हो। तो मैंने वहाँ पे एक प्रार्थना शुरू की सुबह 8 बजे। तो रोज डेली सुबह 8 बजे जो है जनगण मन और वंदे मातरम होता था। सारा स्टाफ आ जाता था कि 8 बजे प्रार्थना होगी, हमारी उपस्थिति भी हो जाएगी। तो उससे ये मुझे फ़ायदा मिला। ये एक दिन प्रार्थना नहीं थी कि हमने एक वो भी एक सालों चली, सालों 4-5 साल लगातार हमारी प्रार्थना चली कि सुबह 8 बजे मतलब प्रार्थना में पहुंचना है। तो जनगण मन हो गया, वंदे मातरम हो गया, अटेंडेंस लग गई। तो जो जाने वाला स्टाफ होता था 8 बजे वो भी शामिल हो जाता था और आने वाला भी शामिल हो जाता था। इसलिए वो जो समस्याएं सुनाई पड़ती थी कि वो जाने वाले 8 के पहले निकल जाते हैं और आने वाले तो 9-10 बजे तक आते हैं। तो उससे मुझे काफ़ी उसमें फ़ायदा मिला। मैंने कोई किसी पे दबाव नहीं डाला, मैंने कोई अपनी अफसरी के डांट उठ के नहीं, मैंने प्रेम से ही सबको समझाया कि हमें इसमें शामिल होना है। तो सबको उसमें मज़ा आने लगा कि हमें वंदे मातरम में पहुंचना है। एक देशभक्ति की भावना भी जाती एक अलग कल्चर आ गया। हाँ, और लोग 8 बजे पहुंचने लगे कि अरे बिल्कुल जैसे स्कूल में होता था प्रार्थना का टाइम हो गया, वैसे ही अस्पताल में लोग पहुंचने लगे। सबको लगा स्कूल का माहौल है। तो ऐसा मीडिया में भी खूब छपा कि रोज सब स्कूल जैसे लोग प्रार्थना करते। तो सारे लोग, सारा स्टाफ हमारा क्लास 3 क्लास 4 का मेरे साथ वंदे मातरम ये करता था। उसके बाद फिर मैंने सफाई कर्मचारियों के साथ स्वच्छता में ध्यान दिया। काफ़ी ये जो मुझे लगता था गंदगी, इसको साफ़ कराई, काफ़ी कुछ उसमें मैं सफल हुआ। पर मुझे लगा कि यहाँ की जागरूकता कम है लोगों, जो अपना क्षेत्र है आप जानते हैं आदिवासी कि बाहुल है और लोगों में थोड़ा स्वच्छता के प्रति इतना वो नहीं है, प्रॉब्लम तो है। तो उस हिसाब से हमने उसको स्वच्छता में कि इनको कैसे जागरूक करें। जी तो मैं आज भी मैं अध्यक्ष था, अभी डॉक्टर लाल बन गए एसोसिएशन के। मैंने कहा मैं बहुत हो गया, आप लोग बनो। तो लगभग 20 साल से लगातार मैं डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा। तो मैंने कहा कि सभी डॉक्टरों को मैंने बुलाया उस टाइम, और मैंने कहा कि जब कुछ समस्या आती है तब तो मैं एसोसिएशन काम आता है कि भाई ये हो गया, इसने मार दिया, उसने पीट दिया, तो हम उसी की लड़ाई ही लड़ते रहे, कुछ समाज के लिए भी करते। ठीक है, हम कुछ समाज को दें। आप तो इलाज तो कर रहे हैं और हम एक आपको भी माहौल मिले और मरीजों को भी स्थान मिले वहाँ। तो फिर स्वच्छता के लिए मैंने सबको प्रेरित किया कि हम झाड़ू लगाएंगे। तो हमारी महिला चिकित्सक डॉक्टर बोले क्या हमको अब इतना ही काम बचा है झाड़ू लगाने का, हंसी मजाक हुई। फिर उनको समझाया तो सारे लोग सहर्ष तैयार हुए और 25 दिसंबर 2010 से हमने जो है झाड़ू अभियान चालू किया। डॉक्टर्स ने, सारे चिकित्सकों ने, तत्कालीन सीएमओ, सिविल सर्जन, सब लोगों ने मिलके एक स्वर में झाड़ू लगाई और सिर्फ फोटो भर नहीं खिंचाई। 4-5 घंटे बिल्कुल वार्डों को धोया गया, झाड़ू लगाई गई, जाले साफ किए गए, सारी महिलाएं, चिकित्सक, सब लोगों ने। और फिर उनको देख के हमारे जो और स्टाफ था वो भी साथ हो गया, वो लोग भी झाड़ू, सब एक माहौल बना। फिर जब हमने झाड़ू लगा ली तो फिर मैंने समाज के लोगों को इनवाइट करना चालू किया। फिर दवा विक्रेता संघ और फिर सिंधी समाज, फिर बजरंग दल, उस समय जितने भी थे, ऑटो रिक्शा चालक संघ, बैंक एसोसिएशन, ऑफिसर्स क्लब, पत्रकार संघ, और आपके सफाई भी हो गई और जागरूकता भी आ गई। तो फिर हमारी बुकिंग चलने लगी। हर संडे को सफाई अभियान होता था। अच्छा। हर संडे को, क्योंकि संडे छुट्टी का दिन है, तो हम सबको बुलाते थे और लोग झाड़ू लगाते थे। तो इस प्रकार से वो 1.5 साल हमारा झाड़ू अभियान चला। तो उस समय से मेरा स्वच्छता से नाता जुड़ गया कि ये स्वच्छता में, इसीलिए वो नगर पालिका ने फिर मुझे ब्रांड एम्बेसडर बताया बाद में। तो स्वच्छता से मेरा ये नाता रहा है और उसी कारण, स्वच्छता से जुड़ने के कारण, जब 2014 में मोदी जी ने स्वच्छता को लिया, उस स्वच्छता की गाइडलाइन आई 2015 में। स्वास्थ्य विभाग में स्वच्छता की गाइडलाइन कैसे आएगी, तो उसमें एक कायाकल्प नाम की गाइडलाइन तैयार हुई। कायाकल्प का मतलब अस्पताल की रंगाई पुताई भर नहीं है, उसमें पूरी प्रैक्टिसेस हैं
पहले 6 एरिया ऑफ कंसर्न थे, आज 8 एरिया ऑफ कंसर्न हो गए उसमें सैनिटेशन एंड हाइजीन है, बायोमेडिकल मैनेजमेंट है, इन्फेक्शन कंट्रोल है, अपकीप है, ये सारी चीज़ें मिला के 8 उसमें एरिया ऑफ कंसर्न है। तो उस पर हमें काम करना होता है। तो 2015 से चूँकि मैं ऑलरेडी स्वच्छता से जुड़ा था, तो वो एक गाइडलाइन मिल गई शासन की, तो हम उसको पढ़ के उसमें काम करने लगे। तो 2015 में मतलब ये कहते हुए भी गर्व होता है कि जिला अस्पताल को उस समय 2015 में प्रदेश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ था इस कायाकल्प में। तो कायाकल्प एक सिर्फ बिल्डिंग की सिर्फ 10 नंबर हैं उसमें कि आपकी पेंटिंग हुई है कि नहीं हुई है कि ये नहीं हुआ, मगर उसकी प्रैक्टिसेस बहुत सारी है। तो 2015 में 3रे स्थान पर आ गए और तब से लगातार 4 बार अवार्ड जो है कायाकल्प अवार्ड जिला अस्पताल को मिल चुका है, और वो मैं ही जुड़ा रहा और मेरा स्टाफ सारा जुड़ा रहा। पिछले साल भी आरएमओ के तौर पे 3 बार, पिछले बार सिविल सर्जन के तौर पे 4थी बार मुझे कायाकल्प अवार्ड मिला है। अब 5वीं बार में हम लोग अभी पहला असेसमेंट हुआ है, दूसरा असेसमेंट भी होगा, 3 स्तर पे होता है। तो एक प्रदेश का पिछड़ा जिला, वो भी शहडोल जिले का नाम प्रदेश में हुआ कि तब एकदम से जब 3रे नंबर पे आया तो प्रदेश में हलचल मची कि कौन सा जिला ये है? क्या, कैसे आ गया, ये कौन है वहाँ पे काम करने वाला। तो एक प्रदेश में मुझे पहचान मिली, मेरे काम के कारण मिली, कोई इसलिए नहीं कि मेरा कोई वहाँ रिश्तेदार था। तत्कालीन पीएस थे, उनको खबर गई कि कौन है यार, रोज रात को झाड़ू में खुद ही लगाने लगता था झाड़ू, तो उनके पास खबर पहुँच गई। तो ऐसे प्रकार से आप जब समाज सेवा से जुड़ते हैं तो लोग अपने आप आपका नाम लेते हैं। किसी इंटरेस्ट से, किसी भावना से, किसी स्वार्थ से अगर जुड़ेंगे तो आप सक्सेस नहीं हो सकते। आप निस्वार्थ काम करते रहिए तो आपको जिला चिकित्सालय में रोज सैकड़ों लोग आते हैं और उनको स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, नहीं तो आएंगे क्यों। जी। लोगों को सुविधाएं भी मिलती हैं, फ्री में इलाज होता है, दवाइयाँ भी मिलती हैं, लेकिन शिकायतें भी हमेशा से चलती हैं। आपके कार्यकाल की बात हो या दूसरे जिलों की बात हो, ये रेगुलर चलता रहता है। लेकिन ब्लड बैंक की एक समस्या, वहाँ पर सैकड़ों लोग वहाँ दान भी करते हैं, आधी रात को जाके निस्वार्थ दान करते हैं, लेकिन ब्लड बैंक की समस्या, एक एम्बुलेंस की समस्या, वहाँ पर जो कालाबाजारी होती है ब्लड की, ये चिरस्थायी समस्याएं जैसे बन गई हैं। देखिए, ब्लड बैंक में एक ब्लड की खून की दलाली, वो एक ऐसी समस्या है कि मेरे उसको कैसे निपटा जाए, कैसे समझाया जाए, क्योंकि ये एक मरीज सॉरी, जैसे आपको ब्लड की आवश्यकता है, आप हमसे तो डिमांड नहीं कर रहे हैं ना, आपको ढूंढते हैं कि हमको कोई खून दे दे। बिल्कुल। मैं आपको किस्सा बताऊं, जब मैं गौरीशंकर सहजवार जी मिनिस्टर थे तो हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी एसोसिएशन की। तो सब डॉक्टरों ने कहा कि साहब वो ऐसी समस्या आती हैं, लोग मारने उठते हैं। तो बोले मैं भी डॉक्टर हूँ सॉरी, तो आप जो है जब कोई मरीज आए खून देने तो आप उसको एक बार खून मांग लीजिए भीड़ के साथ। तो बोले हम ऐसे वो भी डॉक्टर थे, तो बोले हम ऐसे ही करते थे कि 20 लोग आ गए तो बोले भाई मरीज सीरियस है, इनको 2 बोतल खून लगाए, जल्दी दीजिए, तो सारी भीड़ भाग जाती थी वैसे ही खून के नाम पे। तो आज भी वो भय है लोगों में कि अगर ब्लड की जरूरत है तो यार मेरा ना पड़े, कोई पड़ोसी दे दे मेरा ब्लड। तो ये समस्या इसलिए डेवलप होती है कि हम अपने परिवार को ही ब्लड नहीं देना चाहते। ब्लड कोई फैक्ट्री में तो बनता नहीं है कि वहाँ से खरीद के दे दिया जाए। जब आप डोनेट करेंगे तभी दूसरे को मिलेगा, दूसरे की जान बचेगी। तो इसका फ़ायदा बिचौलिए उठा लेते हैं कि जब मुझे लगा मुझे ज़रूरत है पर मैं नहीं दूंगा, मेरा परिवार नहीं देगा, कहीं से मिल जाए तो हम आपको अप्रोच कर लिए कि भाई कहीं से मिलेगा क्या, 2-3 हज़ार ले लेना भाई, हमको ब्लड दे दो। तो वो क्या करते हैं, डोनर तैयार कर लेते हैं। वो खून वहाँ से नहीं लेते, अच्छा। वो प्रोफेशनल डोनर्स हैं। तो उनसे उनने 4,000 लिए, 1,000 उसको दे दिया, 3,000 जेब में रख लिया, उनसे डोनेट करा दिया, उनको ही मिलेगा। तो ये होता है, वहाँ से ब्लड बैंक से खून की कालाबाजारी नहीं होती कि वहाँ ब्लड बैंक पे रख के खून कोई पैसा लेके बेच रहा है। ये बिचौलिए हैं, ये पकड़ के किसी को डोनेट कराते हैं, इनके एक ग्रुप है वहाँ। ये होता है, प्रोफेशनल वाले भी रिक्शे वाले हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रोफेशनल डोनर्स टाइप है। तो आपको महीने में 3 महीने में देना है, उनको ज़रूरत होती है वो 1 महीना में डोनेट कर जाते हैं कि चलो हमको 1,000 रुपये मिल जाए। तो वो एक आपसी सहमति है। दूसरा, मैंने पुलिस में भी कई बार कंप्लेंट की है, मैंने एसपी साहब के भी नॉलेज में है, टीआई साहब के भी नॉलेज में है, उन्होंने टीम भी भेजी, मगर कोई ऐसा प्रूफ उनको भी नहीं मिल पा रहा है कि हम उसको इस चैन को तोड़ पाए।
बिल्कुल। निश्चित रूप से हमारे कुछ एम्प्लॉय ही हैं, कुछ वार्ड बॉय हैं, कुछ ड्राइवर हैं, उनकी शिकायतें आती हैं, पर हम न पुलिस पकड़ पा रही है रंगे हाथ, न हम पकड़ पा रहे हैं। तो इसलिए ये एक सामाजिक वो है कि जब तक हम में जगह हम खुद खून देने को तैयार हो तो किसी जरूरत ही नहीं है ना। ब्लड दिया, अपना एक्सचेंज लिया, अपने मरीज को दिलवा दिया, तो ये समस्या वहाँ आती है। दूसरा प्राइवेट एम्बुलेंस की बात है, वो एक समस्या है कि यहाँ पे लोग घूमते रहते हैं अस्पताल में, प्राइवेट एम्बुलेंस वाले, उनका मतलब ये रहता है कि हम मरीज जो रिफ़र हो तो हम फलाने अस्पताल में ले जाएं तो वहाँ भी 500 रुपये मिल जाते हैं, 1000 रुपये जो भी मिल जाता है, और उनको किराया भी मिल जाता है। इसलिए वो लोग ढूंढते रहते हैं सॉरी, इसलिए ढूंढते रहते हैं, अस्पताल में घूमते रहते हैं। मैं राउंड पे जाता हूँ रात में तो सब सड़क लेते हैं, फिर कोई नहीं दिखता है। सुबह गया तो नहीं दिखेगा, फिर जहाँ अस्पताल से निकले फिर वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे हमारे सिस्टम जो है, सिक्योरिटी सिस्टम 14 गार्ड हैं, तो वो गार्डों के मत्थे वो कोई पब्लिक उनको बचती नहीं, गार्डों को ना कोई सुनता है उनको। वो भी इतने पुराने हो गए हैं कि अब इस सिस्टम से वो भी जुड़ चुके हैं। अब आप किसी को हटाने को कह दो, हालांकि सब आउटसोर्स हैं, और हटाने को कह दो तो उनके सामने वो समस्या आ जाती है, सब लोग आ जाते हैं, ये हो गया वो हो गया, हमारी नौकरी चली गई, एक अननेसेसरली की और समस्याएं होती हैं। तो ये एक सिस्टम है कि इसको हम कैसे दुरुस्त करें, ये बिना खुद की जागरूकता के नहीं होगा। पर हमारे यहाँ पे गरीब लोग हैं, लोग उसका निश्चित रूप से कुछ ना कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। सर करीब 6-7 महीने हो गए, इधर के 4 महीने आपको मिले, कोरोना का टाइम निकाल दिया जाए तो भी एक लंबा पीरियड है। आपके पास अनुभव भी रहा है, करीब 35 सालों का अनुभव है आपके पास। तो आपने आगे की क्या कार्य योजना बनाई है? अस्पताल में आपको क्या लगती है, क्या बेसिक कमियां हैं, क्या और सुधार होने चाहिए, जिससे और लोगों को क्या स्ट्रक्चर बड़ा होना चाहिए, कैसे एक ड्रीम आपने कुछ सोचा है कि? हाँ बिल्कुल, मेरे चूँकि इतने दिन से काम कर रहा हूँ तो मुझे पूरा उसका अनुभव है, और मेरे दिमाग में भी चीज़ें हैं कि मैं क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो थी कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल चालू, मेडिकल कॉलेज को 3 साल हो गए खुले, पर अस्पताल चालू नहीं हो रहा था। उसके लिए हमने प्रयास किया है, और वो चूँकि मैं वो प्रयास सब ऊपर लेवल का है, वो मैं मीडिया पे नहीं बता सकता हूँ, पर वो प्रयास सफल हुआ है, और आपको शीघ्र ही मेडिकल कॉलेज की चालू होने की घोषणा हो चुकी है। मेडिकल कॉलेज चालू होने के बाद निश्चित रूप से एक बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद की जाएगी। यहाँ का जो लोड है वो घटेगा जिला अस्पताल का, जो अभी हम 600-700 मरीज हैं तो निश्चित रूप से में डाइवर्ट होंगे। दूसरा जो हमारा प्लान है, जिला अस्पताल को अभी 2 वार्ड का मैं रिनोवेशन करने वाला है, मेडिकल और सर्जिकल वार्ड की, वो सेंक्शन है, उसके टेंडर भी NHM लगा चुका है। हफ्ता 10 दिन में 2 वार्ड हमारे रिनोवेट होंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरा सारा अस्पताल जो है एक A1 हो जाए, मतलब आप देख रहे हैं कहीं से छत पूरी टपक रही काफी है, पुरानी बिल्डिंग है, पूरी छतें टपक रही हैं, प्लास्टर निकल रहा है, तो ये दिक्कतें ना हो। आज मैंने आपको शेयर करूँगा, सारी बिल्डिंग की फोटोग्राफी कराई है, ऐसे पॉइंट्स जहाँ टपक रहे हैं वो सारी चीज़ें हैं, उसको हम इंजीनियर के माध्यम से एक बजट भेजेंगे माननीय कलेक्टर महोदय की ओर, कि DMF फंड से या जो भी उनको उचित लगेगा, इसका रिनोवेशन हमें करवाना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से हम 4-6 महीने में इस अस्पताल की दशा को बदलने में सफल होंगे, खासकर बिल्डिंग के तौर पे। जहाँ तक दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ पर्याप्त हैं, उपकरण की भी लगभग पर्याप्त हैं, जो थोड़े बहुत हैं उसकी डिमांड हमारी चल रही है। इम्प्लांट की समस्या है, क्योंकि पूरे प्रदेश लेवल पे है, यहाँ की समस्या नहीं है, जो हड्डी टूट जाती है इम्प्लांट नहीं मिलते हैं, तो उसके लिए हमारी डिमांड गई हुई है। और चिकित्सकों के लिए भी मेरा प्रयास है, खासकर मैटरनिटी में मैंने कई लोगों से बात की हुई है, तो 1-2 लोग हमें शासन लेवल से भी मेरी रोज़ चर्चा होती है, मैं उनके रोज़ अपनी डिमांड करता हूँ टेलीफोन के माध्यम से भी और लेटर के माध्यम से भी, कि हमें चिकित्सक चाहिए, खासकर मैटरनिटी में बहुत कमी है। अभी 4 से 6 महीनों में जो देखा गया है, अलग से वहाँ पर प्रसूति विभाग बन गया है। पहले बिल्डिंग नहीं थी, पहले पुराने बिल्डिंग में ही होता था, प्रसूताएँ जितनी भी आती थी यहाँ पर होती थी। और शासन भी इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर है कि मातृ शिशु मृत्यु दर है उनको कम किया जाए। इसके लिए अपन क्या प्रयास कर रहे हैं? देखिए, इसके लिए सबसे बड़ा प्रयास ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जैसे कायाकल्प की गाइडलाइन जारी की 2015, 2017 में लक्ष्य नाम की एक गाइडलाइन जारी की, और लक्ष्य का मतलब है कि टारगेट,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि MMR कम करना है, मतलब मातृ मृत्यु दर को कम करना है, माताएं हमारी अकाल मृत्यु में न जाए, बच्चों की मृत्यु ना हो सके, इसलिए लक्ष्य की गाइडलाइन बनाई। ये भी मुझे कहने में गर्व होता है कि उस लक्ष्य की जवाबदारी भी मुझे मिली। तत्कालीन PS ने मीटिंग में जब रिव्यू किया कि शेड्यूल का लक्ष्य 0 है, तब उन्होंने बोला डॉक्टर परिहार नहीं देख रहे हैं क्या, तो बोले नहीं, तो बोले वहीं से उन्होंने आदेश करा। तो लक्ष्य में मैंने काम करना चालू किया। लक्ष्य का मतलब यह है कि जो लेबर रूम है और मैटरनिटी OT है, उसको हमें ऐसा कर देना है कि सारी व्यवस्थाएं जो है वहाँ पर होने लगे, जिससे कि महिला आए और बिल्कुल एक अच्छे वातावरण में डिलीवरी हो और उसके हम मृत्यु से बचा सकें। वो पूरी गाइडलाइन दो में पॉइंट की है, वो बहुत सारे पॉइंट है उस समय हमने काम किया। तो लक्ष्य जिला अस्पताल शहडोल का जो लेबर रूम है वो 2019 में हमने लक्ष्य सर्टिफाई करा दिया। 2018 में मुझे ये काम मिला था जून में, और 2019 में इसके 3 लेवल पे असेसमेंट हुआ था। एक स्टेट लेवल करता है, दूसरे जिला आके करता है स्टेट में, मतलब दूसरे जिले के असेसर आते हैं, फिर स्टेट का असेसमेंट होता है, फिर नेशनल लेवल का असेसमेंट होता है। तो हमारे पास चंडीगढ़ से और एक जयपुर से और एक तमिलनाडु, 3 लोग डॉक्टर आए थे, मतलब असेसर इसके लक्ष्य के, और उन्होंने असेसमेंट किया था 2019 फरवरी में। तो हमारा जिला अस्पताल का लेबर रूम और लेबर OT वो लक्ष्य नेशनल सर्टिफाइड का मतलब ये है कि आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये पता है कि शहडोल का जो लेबर रूम और लेबर OT लक्ष्य सर्टिफाइड है, मतलब यहाँ की मैटरनिटी में दी जाने वाली सेवाएं उच्च कोटि की, तो वो उसका मतलब है। तो हम उन माताओं को बचाने में सफल होते हैं। मगर यहाँ जो मृत्यु माताओं की हो जाती है वो लेट रिफरल से होती है। जो अनूपपुर जिला हमारा सबसे बड़ा, उमरिया से उतने कम तो उतना ज़्यादा नहीं है जितना अनूपपुर से था। मतलब जब माता को 2 ग्राम हीमोग्लोबिन बचा है, एकदम लास्ट पोजीशन में है, तब एकदम से शहडोल जिला अस्पताल लाए, तो उनको 5-5, 6-6 बोतल खून चाहिए, बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया, एस्फिक्सिया हो गया है, मतलब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में लोग लेके आते हैं। तब भी यहाँ पे एक बेहतर सुविधा होने के कारण उनकी पूरी जान बचाने का प्रयास किया गया। तो ये एकदम नेशनल लक्ष्य सर्टिफाइड है, पर चूँकि ओवरलोड होने के कारण यहाँ पे 250-300 डिलीवरीज जो हैं हो गई, सीजर हो गए, डिलीवरीज तो 700 से 800 हो गई पर मंथ। तो इतना सारा लोड होने के कारण, चिकित्सक ना होने के कारण एक समस्या तो है। तो मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक अभी थे तो 3 दिन काम कर रहे थे और 3 दिन DH करता था। तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि जैसे ही बच्चे को भी तकलीफ हो वहीं ऊपर SMC हुए। तो जब बच्चा सांस लेना बंद कर दिया है, गंदा पानी पी लिया, एकदम से सीरियस हो जाते हैं बच्चे। उसमें किसी की लापरवाही नहीं होती कि बच्चे को लापरवाही हो गई हो, वो पेट में ही पानी पी लिया या बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, मतलब उसका जो सांस की नली है वो बर्थ के समय ही सांस लेने में नली दब गई। तो ये मौत का सबसे बड़ा कारण है बच्चों का, जो SMC में डेथ होती है, बर्थ एस्फिक्सिया। उसको आप चाह के भी फिर नहीं ठीक कर सकते। और मेकोनियम पी लिया, गंदा पानी पी लिया, तो वो बच्चे बड़े सीरियस होते हैं, बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया जाता है। तो इसलिए वहाँ पे एक SNCU के स्टाफ की भी ड्यूटी होती है लेबर रूम में, कि बच्चा पैदा हुआ उसको तत्काल वहीं पे वार्मर पे काम चालू करें, और सीरियस हो तो आप सीधे SNCU में शिफ्ट करें। तो ये उसमें मेरा पूरा फोकस है। मैं भले ही मेरा सब्जेक्ट डेंटिस्ट्री था, मगर मैंने लक्ष्य का जब 2019 में मुझे जवाबदारी 18 में मिली, तो मैंने पूरी मैटरनिटी विंग को समझा, पूरी पढ़ाई किया, तब जाके उस लक्ष्य को मैं करा पाया। और जिला अस्पताल शहडोल का और कायाकल्प के लिए तो मैं पूरे स्टेट में जाता ही हूँ। लक्ष्य का असेसमेंट करने भी मैं जिला अस्पताल उज्जैन, जिला अस्पताल भिंड, जिला अस्पताल सतना, यहाँ को भी मैंने लक्ष्य सर्टिफाई कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। तो क्वालिटी वाइज हमारा अस्पताल ठीक है, हमें एक थोड़ी बहुत डॉक्टरों की कमी है, पूरे प्रदेश स्तर पे कमी है, और शासन लगा हुआ है कि आप अच्छे, इस समय 1.25 लाख रुपए दे रहे हैं कि आप ज्वाइन करिए, खासकर पीडियाट्रिशियन को, इनको गायनिकोलॉजिस्ट। तो संभव है जल्दी हमको 1 आध पीडियाट्रिशियन और मिलेंगे,
और नई डॉक्टर्स भी मिलेंगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। जी, जी। सर ये तो थी मरीजों की बात और सुविधाएँ जो शासन दे रहा है, जी। डॉक्टरों की समस्याओं की बात। हम एक बार फिर आपके सब्जेक्ट पे लौटते हैं। जी। लोगों को ये लगता है कि आपके पास कोई जादू की छड़ी है या ऐसा कोई गॉडफ़ादर है, ऐसा कोई सोर्स है, जी। जो दिल्ली में बैठा है या भोपाल में बैठा है या जो मतलब हर संकट की घड़ी से आपको उबार के लेके जाता है। चाहे वो नियुक्ति का मामला हो कि भले ही आपका कहना है और जो कागज़ बोल रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि आप सीनियर थे, लेकिन एक बड़ा वर्ग या एक डॉक्टर्स कुछ ऐसा मानते थे कि आप जो है तो पीछे के दरवाजे से आ गए। कोई ना कोई है जो आपका हाथ खींच के आगे ले जाता है हर बार समस्याओं से। ये आप लोगों का व्यू हो सकता है कि कोई ले जाता है, सब ऊपर वाले ही ले जाता होगा अगर मैं कोई समस्या से बचना चाहता हूँ तो। बाकी मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरी ये समस्या है, मुझे निदान करवा दीजिए। तो ये एक परसेप्शन हो सकता है लोगों का। ठीक है, मैंने इसलिए आपको पहले ही कहा था कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, क्या है वो सबके अपने पर्सनल रिश्तेदारियाँ होती हैं, सबके जी, अपने जी। फैमिली मेम्बर्स होते हैं, सबके अपने दोस्त होते हैं। वो सबके आपके भी हैं, मेरे भी हैं। वेल विशर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपको कहना भी नहीं पड़ता है अगर कुछ चीज़ ऐसी है तो। जैसे आप लोग हैं, कोई गरीब दिखता है तो आप लोग मदद करने चले जाते हैं। शायद ऐसे लोग मेरी मदद करते हो अगर आपको ऐसा लगता है तो, क्योंकि मैंने अपना व्यवहार ही कमाया है, मैंने और तो कुछ है नहीं। मेरे संबंध हैं तो जहाँ हैं अच्छे हैं, और नहीं, जहाँ जैसे नहीं आपकी रहते नियुक्ति तो हुई थी पिछले साल के जी। आखिरी महीने में, जी। फिर आप अचानक छुट्टी पे चले गए तो ये लगा कि अब दूसरे डॉक्टर साहब आ जाएँगे, सिविल तो मैं तो सर्जन और खुद गया था। डॉक्टर साहब बैक टू हाँ, पवेलियन बैक हो हो गए। जाएंगे, हाँ। लेकिन फिर आप बाजीगर कहते हैं कि जीत हारी हुई बाजी को जीत कर वापस आ गए। फिर आपने बस सँभाल लिया, फिर लगा अब कोरोना है तो अब डॉक्टर साहब तो नहीं सँभाल पाएँगे, डेंटिस्ट हैं, जी। कहाँ से देखेंगे? लेकिन वो काल भी चला गया। मतलब कोरोना लगातार तो हमने ऐसा बहुत अच्छे संभाला। हाँ। भाई पिछला जब कोरोना आया था जी, तो जी। हमारे पूर्व के अधिकारियों ने कोरोना को अपने साथ न लेके मेडिकल कॉलेज भेज दिया था। हाँ। हमने अपने ऊपर लिया हाँ। कि भाई काफ़ी फ़र्क था, पहले बार हाँ। दूसरी लहर तो काफ़ी खतरनाक थी खतरनाक सर। थे, हमने अपने ऊपर लिया कि हुँ। आइए हम देखते हैं ना, और जबकि हमारे पास कोई मेडिसिन डॉक्टर नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, धर्मेंद्र द्विवेदी की तबीयत खराब थी, आज बेचारे बेड रिडन है, वो स्लीप डिस्क है, पूरा बेड लेटे हुए हैं, और उस समय भी उनकी मेडिकल पे थे, मेरे कहने पे कि डॉक्टर साहब बहुत कठिन समय है, मेडिसिन में कोई नहीं है, आप हो, डॉक्टर गंगेश है और वसीम है, 3 ही लोग थे। तो जैसे ड्यूटी लगाई वसीम की तो छुट्टी चले गए। अब बचे गंगेश और धर्मेंद्र, सिर्फ 2 लोग थे। धर्मेंद्र बेचारा उस अपनी कमर के टूटने के बाद भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, पर कोरोना में पूरी ड्यूटी की हमने। अप्रैल और मई जो है ये डॉक्टर गंगेश और डॉक्टर धर्मेंद्र के कारण हम ये कर पाए। मेरा तो एक सपोर्ट है, इलाज करने वाले बेचारे पीपी किट पहन के बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल। इलाज कर रहे थे। असली कोरोना वॉरियर्स ये 2 डॉक्टर थे हमारे, जिन्होंने कोरोना में ड्यूटी की। और दूसरा मैटरनिटी विंग में जिसने सीजर किया, चाहे वो ममता जगतपाल रही हों, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज के और चिकित्सक रहे हों, तो जिन्होंने कि इस कोरोना काल में मैटरनिटी की माताओं को भी सीजर के ऑपरेशन से बचाया और उनकी डिलीवरीज कराई, अपनी जान को रिस्क डाल के। तो असली कोरोना वॉरियर्स वो है। हमारे जो स्टाफ जो इसमें इन्वॉल्व था, स्टाफ नर्सेस, जो हमारा वार्ड बॉय, जो हमारे स्वीपर, ये थे कोरोना वॉरियर्स। एक सब्जेक्ट और छूट गया सर आपसे जी। चर्चा के दौरान कि जब आप पिछली बात करें जब आपने स्वच्छता वाला अभियान चलाया था जी। और उस समय आपके एक अस्पताल में स्वीपर थे उस समय, जी। एक मनोज करके स्वीपर थे, सुरेश करके स्वीपर थे। जी। जी। ये बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि वो लोग जो या तो उनका परिवार ही जानता होगा, नशे में बिल्कुल लिप्त थे। जी। जी। तो आपने उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाया और उनको नशे की लत से बाहर निकाला। आज वो ईमानदारी से और पूरे नशे से दूर होकर कोई ब्लड बैंक संभाल रहा है, कोई पोस्टमार्टम हाउस देख रहा है। जी। जी। तो क्या था वो पीरियड? देखिए, ये वही उसी समय जब मैं झाड़ू अभियान चलता था मेरा 2010-11 में, तभी मैंने देखा कि ये लोग ऐसा इनकी एक हैबिट है दारू पी के अस्पताल 10-10 दिन नहीं आना। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। ये आप पता नहीं आपको ये मुझे मीडिया में बोलना भी चाहिए कि नहीं, ये एक मेरा एक पर्सनल सोशल वर्क था और मैंने किया। मैंने उस परिवार को समझाया और जो भी मुझसे बन पड़ा किया और उन दोनों की शराब छुड़वाई। ये एक मेरा एक मुझे इसको खुशी है कि एक 2 परिवार को मैंने ठीक किया और आज वो बेहतर रूप से अस्पताल के सबसे अच्छा स्वीपर है कोई तो मनोज है, और पोस्टमार्टम बिना सुरेश के होता नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों दारू छोड़ चुके हैं और उनके परिवार से मिल के मैंने अभियान किया था, मुझे सफलता मिली, क्योंकि दारू छुड़वाना आजकल बहुत मुश्किल है, खासकर
सफाई कर्मचारी। मैं तो उनको सफाई कर्मचारियों को ही कहता हूँ कि असली भगवान चिकित्सक नहीं है, असली भगवान सफाई कर्मचारी। क्योंकि मैं जब राउंड पे जाता हूँ इस भीड़ में, एक माता जी हमको मिली, 4-5 दिन पहले की बात है, राउंड में था, तो उन्होंने केला खाया और इसको फेंक दिया नीचे। मैं वहीं से राउंड पे था, तो मैंने कहा माता जी आपने यहाँ क्यों फेंक दिया, इसको आप डस्टबिन में डाल दीजिए या पन्नी में रख लीजिए। तो बोले कि तो काहे खाती, वो सफाई कर्मचारी काहे के तनख्वाह लेते, वो आके साफ करे ना, वो अपनी इस लैंग्वेज में बोली। तो मतलब ये भावना हमारे मरीजों की है या हमारे अवेयरनेस समाज जरूरी की है है इस तरह से। कि गंदगी करना हमारा काम है, स्वच्छता की जवाबदारी उस सफाई कर्मचारी की। तो वो भी तो इंसान है ना, अगर हम अपना कचरा खुद नहीं फेंक सकते हैं तो फिर उसको व्यवस्थित तो रख दें। ऐसा तो नहीं कि वो तनख्वाह बेचारा 5,000 में वो क्या करेगा तुम्हें। हम कहते हैं एक अच्छे वर्ग के लोग हैं, कोई मुझसे ही कहे कि आप 5,000 ले लो मेरा कचरा साफ कर दो, तो करेंगे क्या? तो वो एक भगवान का स्वरूप है जो ये काम कर रहे हैं, तो उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ, खासकर सफाई कर्मचारी। ये अच्छी भावना है सर आपकी। और ये थे डॉक्टर GS परिहार, सिविल सर्जन कुशाभाऊ ठाकरे, जिला चिकित्सालय शहडोल। अगले कार्यक्रम में हम एक नई शख्सियत के साथ फिर पेश होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार।